प्रीति के चेहरे पर आई। उस खुशी को देखते ही सूर्या के दिल को सुकून मिल गया। उसकी मुस्कान के लिए तो वह कुछ भी कर सकता है, ऐसा सूर्या को सचमुच लगा। अच्छा, और एक बात पूछना था। सूर्या ने नजरें झुकाते हुए प्रीति की ओर सीधे देखे बिना पूछा, तुम कौन सा लिपस्टिक ब्रांड इस्तेमाल करती हो? प्रीति ने हैरानी से उसे देखा। क्यों, क्या हुआ? अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? प्रीति ने यह पूछते हुए अपने होठों को हल्का सा छुआ। उसे लगा कि शायद उसकी लिपस्टिक फैल गई होगी। उसने जल्दी से शीशे में देखकर उसे ठीक कर लिया। सूर्या झिझकते हुए बोला, कुछ नहीं, बस। तुम्हारी लिपस्टिक का टेस्ट बहुत अच्छा था, शीशा देखते हुए प्रीति ने यह सुना ही था कि वह झट से अपना पर्स बंद करके सूर्या से एक कदम आगे तेजी से चलने लगी। सूर्या की बात सुनते ही उसे याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ही उसने उसे किस किया था। ये याद आते ही उसके चेहरे पर गहरे लाल रंग की लाज फैल गई। वह ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे उसे सूर्या की बात का मतलब समझ ही नहीं आया। सूर्या मुस्कुराते हुए फिर बोला, मैंने क्या गलत पूछा? लिपस्टिक का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। सूर्या मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि कौन सा ब्रांड है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? प्रीति समझ गई कि सूर्या जानबूझकर उसे छेड़ रहा था। फिर भी वह छोटा सा पल उसे दिल से बहुत अच्छा लगा। उसे लगा, काश यह पल ऐसे ही थोड़ा और लंबा चल जाए। शादी के शुरुआती दिनों में उसने सूर्या से कितनी सख्ती से बात की थी, यह याद आते ही उसके मन में पछतावा भर गया। तब वह सूर्या से 2 मिनट भी ठीक से बात नहीं करती थी। प्रीति के मन में अब साफ था, मैंने तब बहुत बड़ी गलती की थी। काश उस समय भी मैं आज जैसी होती। वह समय मैंने खुद खो दिया। लेकिन अब सूर्या और प्रीति एक ऐसे प्यार में थे जिसे कोई भी अलग नहीं कर सकता था, मानो दोनों हवा में उड़ रहे हों। दूसरी तरफ जैसे ही सूर्या रिसोर्ट से निकल गया, पुरुषोत्तम का गुस्सा आसमान छू रहा था। वह गरज कर बोला, क्या कह रहे हो? सूर्या अकेला 20 लोगों को पीट दिया और तुम सब देखते ही रह गए? कुछ किया भी था या नहीं? काली के आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। काली गहरी सांस लेकर बोला, मेरे दाहिने हाथ जैसा था शिवा। उसे भी सूर्या ने वहीं खत्म कर दिया। आप लोग जो समझ रहे हैं ना, सूर्या सिर्फ कोई अमीर लड़का नहीं है, वो बिल्कुल अलग लेवल पे है। उसके पास पहुंचना आसान नहीं है। काली ने सूर्या को सही मायनों में समझ लिया था, लेकिन फिर भी उसके मन में यही सवाल घूम रहा था, इतना अमीर आदमी उस परिवार में काम ही कैसे कर रहा है? काली उलझन में बोला, और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा आदमी उस घर का दामाद बनने तक के लिए तैयार हो गया। ये तो मेरी समझ से बाहर है। पुरुषोत्तम भी भारी सांस छोड़ते हुए बोले, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। शुरू से ही सूर्या कैसा इंसान है, ये मैं कभी सही से पढ़ ही नहीं पाया। क्यों अपनी सारी दौलत, सुख सुविधाएं छोड़कर यहाँ आया, ये मेरी समझ के बाहर है। इसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य छुपा है। पुरुषोत्तम अब भी उसी बात पर सोच में पड़े थे। सूर्या आखिर कौन है, वह क्या चाहता है? तभी काली गंभीर आवाज में बोला, सर आपको पता है ना, हाल ही में महेश्वरण का हाथ किसी ने काट दिया। वही महेश्वरण जिसके साथ आपकी सालों से दुश्मनी है। हालांकि महेश्वरण उनका दुश्मन था, फिर भी उसके बारे में होने वाली बड़ी घटनाएं पुरुषोत्तम अक्सर पता करवाते ही रहते थे। काली को सिर्फ इतना ही पता था कि महेश्वरण का हाथ किसी ने काट दिया, लेकिन किसने, ये उसे भी नहीं मालूम। लेकिन आज यहां जो कुछ हुआ, सूर्या की ताकत, उसका गुस्सा, उसकी चाल, इन सबको एक साथ जोड़कर सोचते ही काली के मन में एक शक उठ, महेश्वरण का हाथ काटने वाला कहीं वही सूर्या तो नहीं? पुरुषोत्तम घबराहट और उलझन में काली की तरफ देखकर बोले, हाँ मैंने भी सुना था कि किसी ने महेश्वरण का हाथ काट दिया, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सूर्या ही होगा? काली ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, हो सकता है सर, बल्कि अभी जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद मुझे इसमें जरा भी हैरानी नहीं लगती। काली का चेहरा सख्त था। उसके लिए अब शक नहीं, यकीन जैसा ही था कि वह काम सूर्या ही किया होगा। ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ो, पुरुषोत्तमन ने गहरी सांस लेकर कहा, अब सिर्फ अभी की समस्या पर ध्यान देंगे। पहले जब सबको पता था कि सूर्या आरएसपी परिवार से जुड़ा है, तब लोग उसे छूने से भी डरते थे, क्योंकि सूर्या को छेड़ना मतलब पूरा आरएसपी परिवार दुश्मन बन जाना। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब डर आरएसपी परिवार से नहीं, सीधे सूर्या से लग रहा था। सूर्या और प्रीति स्नेहा के घर पहुंचे। सूर्या और प्रीति स्नेहा के घर पहुंचे, लेकिन घर के अंदर स्नेहा होने के कोई निशान नहीं थे। आधी रात भी बीत चुकी थी, फिर भी स्नेहा अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? दोनों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। सूर्या को यह सोचकर ही चिढ़ आ गई, क्योंकि वह नीचे वाले फ्लोर में सोता था और हर रात जब स्नेहा देर से घर आती,
दरवाजा खोलना सूर्या का रोज का काम बन चुका था। हर बार जब स्नेहा रात में घर लौटती, उसके कपड़ों और सांसों से तेज शराब की बदबू आती थी। सूर्या समझ चुका था स्नेहा कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है, लेकिन उसने उस बात को कभी बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि प्रीति के पास दोस्त कहने लायक लड़की स्नेहा के अलावा कोई नहीं थी। और अगर स्नेहा के साथ कुछ भी गलत हो जाता तो प्रीति यह सदमा बिल्कुल भी झेल नहीं पाती। यह बात सूर्या को अच्छी तरह पता थी। उधर ग्लोबल पब में स्नेहा ने अपने सामने रखे रेड वाइन के ग्लास को एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर उसने अपने होंठ पोंछे और हाथ में पकड़ी खाली बोतल को ऊपर उठाया। उसके सामने सफेद कपड़ों में बैठा एक स्टाइलिश लड़का था। स्नेहा उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, आदित्य, इतना काफी है ना? आपने कहा था सिर्फ एक ग्लास पीना, मैंने पी लिया। स्नेहा हिचकिचाते हुए बोली। आदित्य वर्मा, जिसे सब आदित्य कहकर ही बुलाते थे, शरारती मुस्कान के साथ बोला, सच बताऊं तो तुम सही कह रही थी। लड़कियां वाइन पीती हैं ये मैंने सुना था, लेकिन इसे सामने से देखने में ही असली मजा है। एकदम किक वाला सीन है। फिर वह बार काउंटर की ओर मुड़ा। ओ ये, एक और ग्लास दो मिसेस स्नेहा को, पहली बार लग ही नहीं रहा। पीते ही इतनी जल्दी सुल्लू अंदर चली जाती है। आदित्य हंसता हुआ बोला। बारटेंडर तरनी ने भी अनिच्छा से स्नेहा का खाली ग्लास फिर से भर दिया। स्नेहा ने दांत भींचे और हाथ में पकड़ा हुआ पूरा ग्लास एक ही सांस में खत्म कर दिया। ये सुनते ही स्नेहा ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आई और बोली, यस, एक और ग्लास। आदित्य, अब मुझसे और नहीं पिया जाएगा। कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास टेबल पर रख दिया। स्नेहा जब से वहां आई थी तब से अब तक लगभग एक पूरी बोतल वाइन पी चुकी थी। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा, नहीं पी सकती? तो फिर स्नेहा को बोलो यहीं से उठकर चली जाए। यह बात सुनते ही स्नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपना गुस्सा छुपाते हुए मुट्ठियां कस लीं। बहुत कोशिश के बाद भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वह बोली, आदित्य, आपके लिए थोड़ा और पी लूंगी, लेकिन आप मेरे लिए कर रही हूं, ये मत भूलिएगा। स्नेहा ने धीमे से कहा और सामने रखे वाइन ग्लास को फिर से हाथ में उठा लिया। आदित्य जरा आगे झुकते हुए बोला, मिस स्नेहा, जब तक तुम वो करती रहोगी जो मैं कहता हूं, तुम्हारी मांग पूरी होगी। जो तुम चाहती हो मैं जरूर करवाऊंगा। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उम्मीद है आप अपना कहा निभाएंगे। यह कहकर उसने सामने रखी रेड वाइन को पानी की तरह एक ही सांस में पी लिया। पास ही खड़ा प्रताप, जो स्नेहा का बचपन का दोस्त और परंपरा होटल का मालिक था, उसे इस तरह वाइन पीते देखकर भीतर बेचैन हो उठा। वह आज सिर्फ स्नेहा का सहारा बनने के लिए उसे आदित्य से मिलवाने होटल आया था, लेकिन ये सब देखकर उसका दिल बैठता जा रहा था। वहां अगर स्नेहा का नशे में कोई अनहोनी हो जाए तो उसे बचाने के लिए ही वह प्रताप को साथ लेकर आई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद से प्रताप स्नेहा को रोकना चाहता हुआ भी एक शब्द तक नहीं बोल पाया। वह बार बार उसकी तरफ देख रहा था। मन में डर, बेचैनी, गुस्सा सब कुछ था, पर फिर भी वह चुप रहा, क्योंकि उसके सामने बैठा था मुंबई के सबसे बड़े रसूखदार लोगों में से एक का बेटा आदित्य। उसके मिजाज का, उसके गुस्से का किसी को अंदाजा नहीं होता। कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। इसी वजह से प्रताप मुंह खोलने से भी डर गया था। स्नेहा लगभग 2 बोतलों से भी ज्यादा पी चुकी थी। यह देखकर आदित्य ने बारटेंडर धरनी को हाथ से इशारा किया कि अब और शराब मत डालना। फिर वह स्नेहा की ओर मुड़कर बोला, मिस स्नेहा, तुम अपने पिता के लिए कुछ मांगने आई थी ना? अब तुम वो बात कह सकती हो। आदित्य हल्का सा हंसा। स्नेहा ने गहरी सांस ली। कई बार होंठ भीग आए, तब जाकर वह बातें बोल पाई जिन्हें कहने के लिए वह इतनी देर से हिम्मत जुटा रही थी। मेरे पापा को बचा सकते हैं ना आप? आपने कहा था कि आपके बस में है, इसीलिए आपने कहा सब कुछ मैंने किया। स्नेहा के पिता ऊटी में एक बड़ी फार्मेसी चलाते थे। कुछ समय पहले उनकी दुकान से टॉनिक खरीद कर गए 2 लोग अचानक मर गए। उसका इल्जाम सीधे स्नेहा के पिता पर लगा। अगले ही दिन भी वैसी ही 2 और मौतें हुई और पुलिस ने बिना देर किए स्नेहा के पिता को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन स्नेहा को पूरा भरोसा था कि उसके पिता की फार्मेसी की दवाइयों में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। वह जानती थी ये सब किसी की चाल है, कोई षड्यंत्र है, पर यह साबित करने की ताकत उसके पास नहीं थी। स्नेहा के पिता के पक्ष में बोलने वाला वकील भी उन्हें निर्दोष मानने को राजी नहीं हुआ। इस वजह से स्नेहा के पिता को जेल में ही अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, यही हालत बन गई थी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए प्रीति के कहने पर स्नेहा ने आदित्य की मदद मांगी। आदित्य के परिवार को तो पूरे मुंबई में हर कोई जानता था। उसके घर की पहुंचना, शोहरत और राजनीतिक ताकत सबको पता थी। स्नेहा को लगा
अगर आदित्य की मदद मिल जाए तो उसके पापा को जेल में एक दिन भी नहीं रहना पड़ेगा। आदित्य ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। घबराइए मत मिसेस स्नेहा, इस देश का सबसे टॉप वकील मैं आपके लिए खड़ा कर दूंगा। आपके पापा जरूर बाहर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करके क्या फायदा उठाऊं? मुझे इससे क्या मिलेगा? आदित्य ने होंठ दबाते हुए स्नेहा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। जेल में बंद अपने पिता को आदित्य छुड़वा देगा। यह सुनते ही स्नेहा की आंखों में एक पल को राहत चमक दे। वह जल्दी जल्दी बोली, आपको क्या चाहिए सर? आप मेरे पापा को बाहर लाने वाले हो, तो जो भी आपको चाहिए मैं करूंगी, बस बताइए। स्नेहा की बात सुनते ही अपनी कुर्सी से उठकर आदित्य धीरे धीरे उसके सामने आगे पीछे टहलने लगा। उसकी नजरें लगातार स्नेहा पर टिकी थीं। फिर वह एकदम रुक कर बोला, मिस स्नेहा, क्यों ना हम दोनों एक गेम खेलें? आदित्य की बात सुनकर स्नेहा ने बिना सोच समझे खुशी से सिर हिलाया। सावधानी पूर्वक बिना किसी अश्लील विवरण के मूल भाव को रखते हुए हिंदी दर्शकों के लिए सुरक्षित रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैं एक बात पूछ भी नहीं पाया और तुम बिना समझे बूझे सिर हिला रही हो। आदित्य ताना मारते हुए बोला, ये ड्रेस गेम है, मैं एक चीज हटाऊंगा और उसी तरह तुम्हें भी अपनी कोई चीज हटानी पड़ेगी। उसकी बनावटी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। स्नेहा घबराकर पीछे हुई। आदित्य, जरा मर्यादा में रहिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। उसके कंधे पर हाथ रखने आए आदित्य का हाथ उसने झटक दिया। आदित्य ने चिढ़कर कहा, अरे ये अचानक शराफत कहां से आ गई? अब तक तो जो बोला सब बिना सवाल किए करती गई। बस ये करने में क्या दिक्कत? तुम जैसी लड़कियों पर हम जैसे लोगों का हाथ पड़ना तुम्हारा नसीब है। यह कहते हुए आदित्य ने स्नेहा के दोनों हाथ जोर से पकड़ लिए। स्नेहा डर से कांप उठी। स्नेहा की विनती सुनकर आदित्य को उस पर दया नहीं आई, बल्कि वह और ज्यादा उत्साहित हो गया। उसकी डर और बेबसी उसे और मजा दे रही थी। प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो। स्नेहा कांपती हुई पीछे हट गई, लेकिन आदित्य ने सबके सामने ही उसे अपमानित करने की कोशिश जारी रखी। स्नेहा डर के मारे रो पड़ी। प्रताप, कृपया मुझे यहां से ले चलो, मुझे इससे बचा लो। वह अपने पास खड़े प्रताप से गिड़गिड़ाई, मर प्रताप सिर झुकाए चुप ही खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अपनी हालत देखकर स्नेहा की आंखों में कड़वी हंसी उभर आई। इतना सब सहने के बाद मैंने सोचा था कम से कम प्रताप मेरा साथ देगा, लेकिन आज मैं सच में अकेली पड़ गई हूं। दिन भर का दोस्त समझे जाने वाले प्रताप ने आखिरी पल में उसे इस तरह धोखा दे देगा। स्नेहा को यकीन ही नहीं हुआ। क्या इस पूरे बार में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे बचा सके? वह रोते हुए मन ही मन सोचने लगी। स्नेहा ने प्रताप से मदद की भीख मांगी ही थी कि आदित्य ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तू क्या इसका बॉयफ्रेंड है? प्रताप घबरा गया, जल्दी जल्दी बोला, नहीं नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हम बस क्लासमेट्स हैं, बस। यह कहकर उसने शर्म से सिर झुका लिया। आदित्य मुस्कुराया, ताली मारते हुए खड़ा हो गया। अच्छा, तो फिर इसे मैं क्या भी करूं? तुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? उसके शब्दों ने स्नेहा का दिल एक बार फिर चीर दिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। सच में स्नेहा बहुत लकी है, आप जैसा आदमी किसी को आसानी से नहीं मिलता। प्रताप ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। वह स्नेहा से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन इस वक्त आदित्य की हवस के सामने वह कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाया। प्रताप, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? स्नेहा गुस्से में चिल्ला उठी। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर इस पल वहां सूर्या होता तो आदित्य की गर्दन उसके सामने जमीन पर लुढ़क रही होती। प्रताप इतना कायर निकलेगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। प्रताप अपराध भाव से सिर झुकाकर खड़ा था। दिल से वह स्नेहा को बचाना चाहता था, लेकिन आदित्य के सामने खड़े होने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अपनी कायरता उसे अंदर ही अंदर खाने लगी, पर फिर भी अपनी मजबूरी छिपाने के लिए वह स्नेहा को समझाने की कोशिश करने लगा। स्नेहा, ये सब मैं तेरे ही लिए कर रहा हूं। आदित्य जैसे आदमी से टकराना तू समझ भी नहीं सकती कितना खतरनाक है। तुझे जो चाहिए वो पाने के लिए कभी कभी कुछ देना भी पड़ता है। ये तेरे लिए एक बड़ा मौका है। प्रताप की बात पूरी होने के पहले मेरी आंखों के सामने दिखना भी मत। इज्जत से यहां से दफा हो जा। गुस्से से कांपती स्नेहा ने वहीं रखी वाइन की बोतल उठाकर प्रताप के सिर पर दे मारी। ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन इसे बिल्कुल भी उम्मीद न थी। गुस्से में लाल होकर वह स्नेहा पर चिल्लाया, पागल हो गई है क्या? तुझे अगर आदित्य पसंद नहीं तो उसी को मार, मुझे क्यों मार रही है? प्रताप की बात पूरी होने से पहले ही सब देख रहा आदित्य गुस्से से उबल पड़ा। वह तेजी से आया और
प्रताप को जोर से धक्का देकर पैरों तले कुचल दिया। मेरे हाथ लगने वाली लड़की को तू कैसे अपमान करता है? क्या हिम्मत है तेरे में? यह देखकर आदित्य गुस्से से प्रताप को घूरा। बकवास मत कर, प्रताप घबरा कर बोला। आदित्य सर, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, सच में पता नहीं था। इतना कहकर वह तुरंत आदित्य के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, यहां से मुड़कर दोबारा पीछे देखे बिना भाग जा। अगले ही पल प्रताप वहां से जान बचाकर दौड़ पड़ा। आदित्य ने धीरे से कहा, धरनी, दरवाजा बंद करो, मैं इस प्यारी सी गुड़िया के साथ थोड़ा खेलना चाहता हूं। आदित्य की बात सुनते ही धरनी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य को अपनी तरफ बढ़ते देख स्नेहा डर के मारे कांप गई। उसने तुरंत अपने फोन में मौजूद इमरजेंसी बटन दबा दिया। इस पब में आने से पहले ही स्नेहा ने इमरजेंसी मैसेज में पूरा पता साफ साफ लिखकर भेजा था। स्नेहा को यह बात बिल्कुल नहीं चाहिए थी कि प्रीति को इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए वह बहुत सावधान रहती थी। लेकिन प्रताप ऐसी हरकत करेगा यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर में उसके पास जो आखिरी उम्मीद बची थी उसी को थामकर उसने प्रीति को इमरजेंसी मैसेज भेज दिया। स्नेहा ने मैसेज भेजते ही अगले ही पल प्रीति ने वह मैसेज देख लिया। मैसेज पढ़ते ही प्रीति का सुंदर चेहरा एकदम सन्न हो गया, जैसे किसी ने उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। सूर्या, जल्दी नीचे आओ, ये मैसेज देखो, स्नेहा किसी बड़ी मुसीबत में है। इतना कहकर प्रीति ऊपर वाली मंजिल से तेजी से दौड़ते हुए सूर्या की ओर आई। सूर्या को बिल्कुल उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा कुछ होगा और उसी बात के सच होने पर वह भीतर से दुखी हो गया। स्नेहा को क्या हुआ? अभी वो कहाँ है? सूर्या ने घबराकर प्रीति से पूछा। मुझे भी ठीक से नहीं पता सूर्या, उसने मैसेज में सिर्फ इतना लिखा है कि वो ग्लोबल पब में है और वहां कोई बड़ी समस्या है, इसलिए तुरंत पुलिस को कॉल करो। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बताया। प्रीति ने चिंता भरी नजरों से कहा, तो तुमने क्या किया? पुलिस को कॉल किया ना? सूर्या ने बेचैनी से पूछा। हाँ, मैं नीचे आते ही पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। अब हम क्या करें सूर्या? प्रीति के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। पुलिस के आने में आधा घंटा लगेगा। ये सुनते ही सूर्या समझ गया कि उनके पास इतना समय नहीं है। क्या हम ग्लोबल पब तक मेरे साथ चल सकते हैं? प्रीति ने घबराहट में पूछा। उसे लग रहा था कि स्नेहा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है और वो खुद जाकर उसे बचाना चाहती थी। उसने चिंता से भरी नजरों से सूर्या को देखा। सूर्या ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रीति, ग्लोबल पब यहां से कितना दूर है पता है? पूरे 50 किलोमीटर। हम चाहें तो भी तुरंत वहां पहुंच नहीं सकते। वो बेबस की तरह प्रीति के सामने खड़ा था। इतने जबरदस्त ट्रैफिक में 50 किलोमीटर पार करना मतलब कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा समय। तो फिर अब क्या करें सूर्या? तब तक अगर स्नेहा के साथ कुछ हो गया तो? प्रीति की आवाज कांपने लगी। अगर कुछ हो गया तो? ये सोचते ही प्रीति की हालत और बिगड़ गई। उसका चेहरा पूरी तरह चिंता से भर गया था। प्रीति, घबराओ मत, मैं देखता हूं। मेरे किसी दोस्त से मदद मिल सकती है क्या? सूर्या के दिमाग में काली का नाम आया। काली के अंडर सैकड़ों लोग काम करते हैं और सूर्या को यकीन था कि उनमें से कोई ना कोई ग्लोबल पब के आसपास जरूर होगा। प्रीति से थोड़ा हटकर वह तुरंत अपना फोन निकालता है और काली का नंबर डायल करता है। कॉल लगते ही दूसरी तरफ से काली की हैरानी से भरी आवाज आई, सूर्या सर, आप? बोलिए सर, क्या काम है? काली यह सोचकर हैरान था कि सूर्या इतनी जल्दी उसे फोन करेगा। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। सूर्या बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आया। आपके लोग क्या अभी ग्लोबल पब में हैं या उसके पास कहीं? काली कुछ सेकंड सोच में पड़ गया, फिर बोला, सूर्या सर, वो इलाका मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरे आदमियों की जरूरत है तो मैं तुरंत 10-15 लोगों को वहां भेज सकता हूं। काली ने यह पूछने की भी कोशिश नहीं की कि सूर्या को गुंडों की जरूरत किस लिए है, बस तैयार हो गया। आपके आदमी वहां पहुंचने में कितना टाइम लेंगे? सूर्या ने बेचैनी में पूछा। अगर उनके लोग अभी निकल जाएं तो 20 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं। काली की यह बात सुनते ही सूर्या कुछ पल चुप होकर सोच में पड़ गया। 20 मिनट भी उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, अगला कदम क्या होना चाहिए। उसी समय काली ने पूछा, सूर्या सर, वहां कोई इमरजेंसी काम है क्या? हाँ, अगर तुम अपने किसी आदमी को तुरंत वहां भेज सको तो बहुत अच्छा होगा, सूर्या ने जल्दबाजी में कहा। काली ने तुरंत जवाब दिया, सूर्या सर, वो इलाका मेरे कंट्रोल में नहीं है। उस एरिया को महेश्वरन संभालता है। अगर आपको महेश्वरन पता हो तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं। उसके आदमी तो वहीं आसपास होते हैं। अगर उनसे बात हो जाए
तो 2 मिनट में आदमी पहुंच जाएंगे। सूर्या की सोच थी कि महेश्वरन और उसके बीच जो हुआ वह काली को नहीं पता। हाल ही में सूर्या ने गोल्डन क्लब में महेश्वरन का हाथ काटा था, जो उसके किले जैसा था। इसलिए अगर महेश्वरन ने सूर्या से बदला लेने का सोचा हो तो भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मेरे पास महेश्वरन का नंबर नहीं है, क्या तुम्हें कोई और पता है? सूर्या ने काली से पूछा। सूर्या चाहकर भी महेश्वरन से संपर्क कर सकता था, लेकिन उसने अभी उसे कॉल करने का मन नहीं बनाया। ठीक है, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, अगर तुम गलती से उसे ले गए तो मैं उसे बुलाऊंगा। काली ने लगातार सूर्या से पूछा। सूर्या पहले ही महेश्वरन से मिल चुका था, लेकिन काली को पूरा भरोसा था कि सूर्या की तरह महेश्वरन को भी नहीं रोका जा सकता। इसी वक्त उसे बुलाओ, जल्दी से बताओ कि वहां एक लड़की की मदद करनी है, उसे बचाना है। सूर्या ने बिना किसी देरी के उसे वहां भेजने का आदेश दिया। ठीक है, मैं तुरंत ऐसा कर रहा हूं। काली ने तेजी से महेश्वरन के नंबर पर डायल किया। हेलो महेश्वरन, मैं ही हूं, अभी तुम कहां हो? काली की आवाज सुनते ही मैं ही हूं, कौन और? रजनी ना, महेश्वरन ने घमंड भरे स्वर में कहा। फिर उसने काली से पूछा, इतनी जल्दी मुझे कॉल करने का तुम्हें समय कैसे मिल गया? बिना किसी खास वजह के मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? क्या खबर है? महेश्वरन और काली के बीच कई सालों का गहरा झगड़ा है। अगर कभी उनका आमने सामना हुआ तो वहां तुरंत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। काली इस कारोबार में कई सालों से है और अब सामने आया। महेश्वरन उसके लिए बराबरी का प्रतिद्वंदी बन चुका है, जिस पर उसे ईर्ष्या भी है। देखो महेश्वरन, अभी मुझे तेरा सामना करने का समय नहीं है। सूर्या सर तुम्हारे पास एक काम के लिए कॉल कर रहे हैं। मैंने इसलिए कॉल किया ताकि तुम्हें सच बताऊं। अगर मैंने ये नहीं किया तो बाद में तुम्हारा सामना करने का नतीजा बहुत खतरनाक होगा। काली ने महेश्वरन को धमकाया। आप किसकी बात कर रहे हैं? सूर्या सर की। सूर्या का नाम सुनते ही महेश्वरन बिस्तर से झटके से उठकर बैठ गया। जिसने मेरा हाथ काटा वही सूर्या है, मुझे और कोई सूर्या नहीं पता। काली ने शरारती हंसी के साथ कहा। यह सुनते ही महेश्वरन की आधी नींद भी उड़ गई, जिसे वह छुपाना चाहता था कि किसी को पता न चले। आज वही सच उसके सामने था और उसके मन में जैसे बिजली गिर गई हो। महेश्वरन का चेहरा फैल गया। उसने सोचा, सूर्या को मुझे कैसे पता है? क्या उसने मुझे अपनी जगह दिखा दी थी? काली ने मुझे अभी कॉल क्यों किया? क्या सूर्या उसके जरिए कोई संदेश भेजना चाहता है? काली ने उसे तुरंत समझाया। बहुत मत सोचो, मैंने इसलिए कॉल किया ताकि तुम सूर्या को अब मदद कर सको। अभी ये समस्या सिर्फ तुम्हारे जरिए ही हल हो सकती है। महेश्वरन कुछ कहने ही वाला था कि काली ने तीखे अंदाज में कहा, कुछ मत बोलो, मैं क्यों सूर्या की तरफ से तुमसे बात कर रहा हूं, ये समझ लो। अभी मैं सिर्फ सूर्या के नीचे काम कर रहा हूं, वह मेरा बॉस है। सूर्या अपना बॉस होने का दावा करते हुए काली को शर्म नहीं आई, बल्कि उसे गर्व महसूस हुआ। दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक आरएसपी परिवार से आने वाले सूर्या के अधीन काम करना उसके लिए गर्व की बात थी। महेश्वरन अपने चेहरे पर उलझन लिए सोच रहा था कि काली सूर्या के अधीन कैसे काम कर रहा है और यह सब कैसे हुआ। काली ने महेश्वरन को जल्दी करने के लिए कहा, देखो, सूर्या को पता है कि एक लड़की अभी खतरे में है। अगर आप अभी निकलेंगे तो उसे बचाया जा सकता है। बस यही करना है, नहीं तो क्या होगा ये तुम्हें खुद पता है। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है सूर्या क्या करेगा। महेश्वरन ने कहा, ठीक है काली, ये खेल सब बाहर ही रखो, अब बस मुझे सही तरीके से बताओ मुझे क्या करना है। महेश्वरन की आवाज में अब स्पष्ट बदलाव महसूस किया जा रहा था। वह सूर्या से जुड़ी किसी भी बात को टालना नहीं चाहता था। सूर्या ने जो भी निर्देश दिए थे काली ने तुरंत महेश्वरन तक पहुंचाए। तुरंत ही महेश्वरन ने अपने पास खड़े एक आदमी को बुलाया और तेजी से वहां से निकल गया। इसी दौरान स्नेहा की स्थिति मिनट दर मिनट बिगड़ती जा रही थी। आदित्य ने जो कहा था उसका उसने विरोध किया और उसे जबरदस्ती खींचा गया। तभी उस टेबल पर गिरते समय उसके सिर पर चोट लग गई। उस चोट से बहता खून पूरे कमरे में चारों तरफ फैल गया। स्नेहा आदित्य की मर्ज के खिलाफ जा रही थी, जिससे उसकी क्रोध और बढ़ गया। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे यहीं इस जगह दबा दूंगा। आदित्य ने वहां मेज पर रखी टूटी हुई बोतल उठाते हुए स्नेहा को धमकाया। आदित्य, मैं मर जाऊंगी। पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मुझे कुछ नहीं होगा। स्नेहा ने दांत कसे और अपने सिर से बहते खून को पोंछते हुए कहा। फिर धीरे धीरे उठकर स्नेहा ने पास की खिड़की की ओर देखा। चूंकि वह 10वीं मंजिल पर थी, उसने सोचा कि कूदने में उसके शरीर का कोई हड्डी भी चोट नहीं लगेगी। स्नेहा ने तय किया कि आदित्य के आगे खुद को
रोकने से बेहतर है कि वह उसी खिड़की से कूद जाए और अपनी जान बचाए। अरे शांत शांत नीचे उतर जा, अभी कुछ भी मत कर, तेरे बाप को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आदित्य डर के मारे चिल्ला उठा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्नेहा ऐसा कदम उठा लेगी। अगर स्नेहा सच में खिड़की से कूद जाती तो आदित्य सीधा जेल जाता और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। स्नेहा को रोकने के लिए वह घबराहट में उसकी तरफ दौड़ा ही था कि तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज कमरे में गूंज उठी। उसी क्षण कमरे का दरवाजा जोर से खुला। दरवाजे के पीछे खड़े महेश्वरन को देखते ही अंदर मौजूद सबके चेहरे का रंग उड्डा गया। उस लड़की को इज्जत से छोड़ दो। महेश्वरन कमरे में घुसते ही गरजा। उसकी आवाज सुनते ही वहां मौजूद बार के लड़कों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। टेंडर धरनी ने महेश्वरन को अंदर आने ही नहीं दिया। जिससे बात कर रहा हूं समझकर बात करो। पता है वो कौन है? आदित्य, द फेमस आदित्य वर्मा। धरनी ऐसे बोलते हुए रास्ता रोककर खड़ा ही रहा। महेश्वरन गुस्से से बोला, तुम चाहे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस लड़की स्नेहा, उसे अगर जरा सा भी कुछ हो गया ना, तुम्हें मैं जिंदा बाहर नहीं निकलने दूंगा। यह कहते हुए महेश्वरन अपनी मुट्ठियां कसते हुए अंदर चला गया। उसे पता था कि इतनी बड़ी फैमिली के लड़के के खिलाफ खड़े होना उसके लिए बाद में बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन फिर भी उसने सोचा, अगर यहां कोई भी अनहोनी हुई तो सारा दोष सूर्या पर डाल देंगे। बदले में माहेश्वरन सिर्फ धमकी देने के लिए ही ये सब कह रहा है, उससे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा धरनी सोच रहा था। तुम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, इस जगह से कोई भी जो सिनेका पर हाथ उठाए जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर कोई भी सिनेका को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो उसकी उम्र छोटा ही सही, पर वह परलोक पहुंच जाएगा। माहेश्वरन की आवाज ने पूरे कमरे में दहशत फैलाई। अब यह स्पष्ट था कि माहेश्वरन ने सोचा कि डरने की कोई बात नहीं है। इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने ऐसे बोलो, क्या तुम मौत के लिए तैयार हो? आदित्य ने सोफे से उठते ही गुस्से से अपना चेहरा लाल कर लिया। माहेश्वरन को पहले से पता था कि आदित्य कौन है, फिर भी सूर्या की एक ही बात के लिए उसने उसका सामना करने की हिम्मत दिखाई। यह किसी तरह उसके अपने जीवन के साथ मुकाबले जैसा था। यह ऊटी है, हमारा तमिलनाडु, यहां तुम्हारी मुंबई जैसी धमकियां नहीं चलेंगी। अपनी सारी धमकियां मुंबई में रखो, यहां किसी को नुकसान नहीं होगा। माहेश्वरन ने अपने हाथ मुड़ते हुए जोर से चिल्लाया। अच्छा, बहुत बढ़िया, आज ही तय कर लेते हैं कि यह इलाका किसका है। कहते हुए आदित्य ने छाती तानकर माहेश्वरन की ओर कदम बढ़ाया। आदित्य सर, थोड़ा संभल कर, आप चाहे कितने बड़े आदमी हो, अभी आप उसके इलाके में खड़े हो। धरनी ने आगे बढ़कर आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुंबई वापस जाने के बाद इन सब का हिसाब कर लेंगे, तब तक इन्हें जिंदा ही रहने दीजिए। धरनी ने गुस्से में कहा और आदित्य को रोक कर खड़ा कर दिया, जो तेजी से माहेश्वरन की ओर बढ़ रहा था। आदित्य चाहे कितना भी अमीर घर का लड़का क्यों ना हो, यहाँ ये शहर, ये इलाका उसके बस का नहीं था। अगर उसने यहाँ के लोगों से उलझने की कोशिश की तो शायद अगला 1 मिनट भी जिंदा बच पाना मुश्किल हो जाता। मुमकिन नहीं। इस सोच के साथ आदित्य ने शांत रहने का फैसला किया। अगर हिम्मत है तो अपना नाम बता दो। आदित्य ने अपने सामने खड़े माहेश्वरन से चुनौती भरे स्वर में पूछा। मेरा नाम है माहेश्वरन, इसे अच्छे से याद रखो, भूलना मत। माहेश्वरन के ये शब्द सुन आदित्य को मुस्कान आ गई। माहेश्वरन, हाँ, इसे याद रखूंगा। आदित्य ने माहेश्वरन को नजर से आंकते हुए खुद को वहां से निकलने के लिए तैयार किया। इस बीच तुम कहां जा रहे हो? माहेश्वरन मुस्कुराता हुआ आदित्य के रास्ते में खड़ा हो गया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। क्या करोगे? जाने दोगे क्या? अगर हिम्मत है तो बाहर जाने मत देना, छुप कर खड़े रहो। आदित्य ने गुस्से में माहेश्वरन की तरफ चिल्लाया। माहेश्वरन ने कदम आगे बढ़ाए और हर कदम पर आदित्य को पीछे हटते हुए देखा। फिर भी माहेश्वरन उसे जाने देने वाला नहीं था। एक लड़की को भी नहीं देखा, उसे मारा, चोट पहुंचाई। ये सब करके क्या तुम बस ऐसे ही चले जाओगे? माहेश्वरन ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और सीना ताने हुए आदित्य से पूछा। माहेश्वरन जानता था कि आदित्य को छोड़ देना आसान होगा, लेकिन उसे यकीन था कि सूर्या इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। सिनेका को एक लड़की समझकर भी सम्मान न देने वाले इस दरिंदे को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सूर्या उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। यही सोचकर माहेश्वरन ने तय कर लिया कि आज इन लोगों को उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। इसे मेरे बॉस की इज्जत नहीं है। मेरे बॉस ने जरा सा ऊंची आवाज में क्या बोल दिया? इसने लड़की को मारना शुरू कर दिया। इसमें क्या गलत है? आदित्य कुछ बोल पाता उससे पहले ही धरनी ने अपनी बात बीच में डाल दी। धरनी की बात सुनकर माहेश्वरन गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। मैं तुम्हारे बॉस से ही बात कर रहा हूँ।
बाकी लोग अपनी पूंछ दबाकर चुपचाप खड़े रहेंगे, सांस भी मत लेना। माहेश्वरण ने अपनी उंगली होठों पर रखते हुए भौहें उठाकर धरनी को चेतावनी दी। फिर अपने साथ आए आदियों में से एक को माहेश्वरण ने बुलाया। पच्चई, इसे 100 बार मारकर लाओ। इतना कहते ही माहेश्वरण ने हाथ मलते हुए पच्चई की ओर इशारा किया। कई दिनों से पच्चई को देखकर भी धरनी को संभलना मुश्किल था। धरनी आदित्य के लिए काम करने वाला साधारण कर्मचारी था, लेकिन खुद को आदित्य से बड़ा समझकर चारों तरफ घूमता था। तुमने क्या किया है तुम्हें पता है? मैं कौन हूं? मैं आदित्य वर्मा के परिवार से हूं। धरनी यह कहने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज उसके कानों में गूंज गई। पहले ही वार में पच्चई ने धरनी को मारते ही उसकी आंखें फैल गईं। पहले ही वार में धरनी के 2 दांत जमीन पर टूट कर गिरे। लंबे समय तक भीतर दबाए रखा गया क्रोध आज पच्चई ने धरनी की आंखों में उजागर कर दिया। बॉस, कुछ बचाइए। धरनी ने अपना चेहरा ढककर आदित्य के पास गिरते हुए विनती की। कुछ ही समय में आदित्य का चेहरा शर्मिंदगी और असहायता से सिकुड़ गया। अपनी आंखों के सामने अपने अधीनस्थ को पीटते हुए खुद कुछ भी न कर पाने का एहसास उसे तकलीफ दे रहा था। माहेश्वरण, रुक जाओ, बस अब सीमा पार मत करो। अपनी चेतावनी को निगलते हुए आदित्य ने कहा। इतनी टेंशन के बीच, और हम तो अभी मेन गेम में भी हैं, शुरू भी नहीं हुआ है। महेश्वरण हंसते हुए पच्चई को आदेश देता रहा कि धरनी को पीटना जारी रखे। यह सुनकर पच्चई उत्साहित होकर फिर से धरनी की आंखों पर बेरहमी से वार करने लगा। आदित्य अपने हाथ मुड़े हुए वहीं खड़े रहे, कुछ भी करने में असमर्थ, मजबूर होकर देख रहे थे। पल पल की आवाज लगातार कमरे में गूंज रही थी। धरनी सहन न कर पाकर झुक गया। नीचे गिरते ही पच्चई ने उसे उठाकर और बेरहमी से उसका चेहरा पीटना जारी रखा। शुरुआत में धरनी दर्द सह न पाया और खुद को छोड़ने के लिए कराहता रहा, लेकिन पच्चई ने पीटते पीटते धीरे धीरे अपनी संजीदगी खो दी। 2 मिनट के बाद पच्चई ने अपने हाथ झटकते हुए महेश्वरण के सामने खड़े होकर कहा, बॉस, 100 बार, इसके आगे नहीं, कोई कमी नहीं, परफेक्ट। अब उसका मुंह खोलना भी नामुमकिन होगा। धरनी का बेबस चेहरा देखकर महेश्वरण मुस्कुराए और पच्चई की ओर हंसते हुए बोले, इतना भी बुरा नहीं है, 2 दिन में ये सब कुछ कम हो जाएगा। उसने जोर जबरदस्ती से मारा या सिर्फ खेल खेल में, फर्क नहीं पड़ता। महेश्वरण ने हंसते हुए पच्चई से कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारे नीचे काम करने वालों को भी मारना पड़ा, कभी तुम्हें इसका एहसास होगा। अभी सीनका के लिए तुम्हारे सामने जो समस्या है उसके बारे में बात करें। महेश्वरण ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? आदित्य ने हर शब्द को अपने दांतों के बीच दबाते हुए पूछा। सीनेका मैडम को गिरा दो और माफी मांगने को कहो। जब तक वह माफी नहीं मांगती, तुम्हें अपने कानों से हर एक आवाज सुननी होगी। महेश्वरण ने अपने सामने रखी मेज पर एक पैर स्टाइल में रखते हुए आदित्य को आदेश दिया। सूर्या के मामले से तुलना करने पर उसने सोचा कि इस बार दी गई सजा उसके हिसाब से थोड़ी हल्की ही है। अगर यहाँ सूर्या होता तो अब तक तुम्हारे दोनों हाथ उड़ चुके होते। ऐसे मुझे नीचा दिखाने से अच्छा है कि आप मुझे यहीं मार दीजिए। इस तरह अपमान करके आप चैन से रह पाएंगे, ऐसा मत सोचिए। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, इस सब का हिसाब आप बाद में बहुत बुरी तरह चुकाएंगे। आदित्य दांत भींचते हुए बोला। किसी और की तरह एक लड़की के पैरों में गिरने से बेहतर वह मर जाना समझ रहा था। उसे लगा अगर यह बात बाहर चली गई तो वह फिर कभी पहले की तरह समाज में सिर उठाकर चल ही नहीं पाएगा। यह सोचकर ही उसका दिल जल उठा कि उसे जबरदस्ती एक लड़की के पैरों में गिरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन एक लड़की को मारकर तकलीफ देने की बात सोचकर भी आदित्य को जरा सा भी पछतावा नहीं था। एक लड़की को पीटकर अब उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो? क्या सोच रखा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। महेश्वरण ने गुस्से से आदित्य की कॉलर पकड़कर धीरे लेकिन सख्त लहजे में कहा। उसकी बात सुनते ही आदित्य एक पल के लिए डर से कांप गया। ये सब बातों को चुपचाप सुन रही स्नेहा को लगा कि महेश्वरण हद पार कर रहा है। उसे आदित्य पर दया नहीं आई, बल्कि सच कहें तो अगर मौका मिले तो स्नेहा खुद आदित्य को खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन महेश्वरण जिस तरह बोल रहा था, इससे आगे चलकर उसे ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह बात स्नेहा को साफ साफ समझ आ गई। यह बात सुनते ही स्नेहा को लगा कि महेश्वरण अब हद पार कर रहा है। आदित्य के लिए उसे कोई दया नहीं थी, बल्कि सच कहें तो मौका मिल जाए तो वो खुद ही आदित्य को मार डालना चाहती थी। लेकिन महेश्वरण जो बोल रहा था उससे बाद में उसे ही बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। यही सोचकर स्नेहा को थोड़ी चिंता। महेश्वरण की बात सुनकर आदित्य गुस्से से दांत भींचकर चुपचाप खड़ा रहा।
सीधे स्नेहा मैडम के पैरों में गिरकर माफी मांग। अगर इतना मुश्किल लग रहा है तो जैसे तू चाहता था, मेरे हाथों मर जा। दो में से एक रास्ता चुन, जल्दी। महेश्वरन अपना सब्र खोते हुए बोला। महेश, याद रख, आज के बाद इन सब बातों के लिए तुझे बहुत पछताना पड़ेगा, आदित्य झरघुली आवाज में बोला। महेश्वरन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस अब काफी है, मेरे पास बहुत काम है। वो अपनी जेब में रखा छोटा चाकू हाथ में थपथपा रहा था, लेकिन कोई भावना नहीं दिखी। आदित्य बिना किसी प्रतिक्रिया के सिनेका के सामने सिर झुकाकर बैठ गया और धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो। महेश्वरन ने आदित्य की गोदी पकड़ते हुए उसकी चेतावनी दी। क्या कहा? रात के खाने तक मैं इसे नहीं भूलूंगा। जोर से कहो, सुनना जरूरी है। फिर महेश्वरन ने पच्चई की तरफ देखा और कहा, बस 1 मिनट, मैं केवल यही एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब से यह धरनी वाला लड़का मेरे लिए बड़े आदमियों जैसा बर्ताव करेगा। अब से वह मुझे हल्के में नहीं लेगा। सिनेका और बाकी लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे, महेश्वरन की ताकत और आदित्य की मजबूरी की गंभीरता को समझते हुए। आदित्य ने अपनी आंखें मूंद कर धीरे से सिर झुकाया, यह महसूस करते हुए कि अब उसकी गलती का सही तरीका केवल माफी मांगना ही था। पच्चई ने महेश्वरन के सामने धीरे से हाथ हिलाकर अपनी सहमति जताई, जैसे कह रहा हो, जो भी चाहिए मैं करूंगा। आदित्य शर्मिंदगी से अपना सिर उठाए बिना जमीन की ओर देखते हुए वहीं बैठा रहा। सिनेका ने दर्द भरे स्वर में कहा, महेश्वरन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसे बचाया। अब उससे और कुछ मत करवाओ, उसे छोड़ दो। महेश्वरन ने सिनेका की ओर देखा और हाथ हिलाकर संकेत किया कि अब कोई बात नहीं। इस सब के बीच आदित्य ने सिनेका और महेश्वरन की तरफ आखिरी बार देखा, जैसे यह याद दिलाने के लिए कि मुंबई पहुंचने के बाद ही उन्हें इस पूरी घटना की सच्चाई का अनुभव होगा और उसके बाद ही उन्हें इसका पूरा सबक मिलेगा। आदित्य के जाने के बाद वह जगह अचानक शांत हो गई। सिनेका थोड़ी उलझन में महेश्वरन की तरफ देखकर बोली, मैं यहां ही हूं, आपको किसने बताया? क्या प्रीति ने आपको फोन करके बताया? पिछली बार जब वह परंपरा होटल में थीं, तब भी महेश्वरन प्रीति को देखकर डरकर भाग गया था। इसलिए सिनेका ने सोचा कि निश्चित ही प्रीति ने ही उसे बचाने के लिए भेजा होगा। फिर भी अचानक उसने यह सोचकर आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रीति की बातों को महेश्वरन क्यों पूछ रहा है? क्या प्रीति ने ही आपको भेजा था? सिनेका ने महेश्वरन से फिर एक बार पूछा। सिनेका के ऐसा पूछने पर महेश्वरन थोड़ी देर के लिए रुक गया। सही कहा, आप सही पूछ रही हैं। प्रीति मैडम ने मुझे फोन किया था, मुझे यहां आने को कहा गया। महेश्वरन ने यह कहते हुए थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। सिनेका को सूर्य की असली पहचान का पता नहीं था, इसलिए महेश्वरन ने सोचा कि उसके लिए यह जानकार नहीं होना ही बेहतर है। सूर्य के बारे में कोई रहस्य उजागर करने का साहस महेश्वरन में भी नहीं था। इसके बाद सिनेका ने और कुछ नहीं कहा, केवल यह समझ गई कि महेश्वरन साफ झूठ बोल रहा है। अगर प्रीति ने उसे नहीं भेजा होता तो सिनेका समझ गई कि यह जरूर सूर्य ही होगा। आदित्य उस जगह से निकलने ही वाला था कि तभी, आदित्य सर, आपका ऐसा छोड़ना ठीक नहीं है। हमारे पीछे अभी भी बहुत लोग पीछा कर रहे हैं। तड़प और दर्द में डरे हुए तरणी ने आदित्य की तरफ दौड़ते हुए कहा। जैसा उसने कहा था वही हुआ। आदित्य के पीछे एक भीड़ उसके पीछे लगातार बढ़ती चली आ रही थी। भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति को देखकर सिनेका ठिठक गई। वो कौन है? क्या मैं फिर से किसी परेशानी में फंसने वाली हूं? मेरा नाम महेश नहीं, महेश्वरन है। नाम सही से बोलना सीख पहले। वो बात की बात है, अभी के लिए जल्दी नीचे गिर के माफी मांग, महेश्वरन कड़क आवाज में चिल्लाया। सूर्या का एंट्री, सिनेका की खूबसूरत आंखें डर के मारे फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर जैसे जम सा गया हो। वह कांपने लगी जब उसने उस आदमी को देखा जो आदित्य को बाहर जाने से रोक रहा था। कुछ ही दिनों पहले जब सिनेका और प्रीति सूर्या के साथ किसी रेस्तरां में खाने गई थीं, तब रॉकी नाम का वह गंजा बदमाश जो उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, उनके सामने खड़ा हो गया था। यह वही आदमी है जो यहां आया हुआ है। सिनेका की सांसें थम सी गईं और डर ने उसे पूरी तरह घेर लिया। सिनेका ने यह तक सोचने की हिम्मत नहीं की कि वह गंजा बदमाश उसे बचाने के लिए आएगा। अचानक यह सोचकर भी उसे समझ नहीं आया कि वह उसकी रक्षा क्यों करना चाहता है। तुम लोग यहाँ कौन लोग हो? थोड़ा सम्मान दिखाओ और बाहर चले जाओ, आदित्य ने जोर से चीखा। महेश्वरन ने उसे आदेश दिया कि वह पब छोड़कर बाहर चले जाए। आदित्य अक्सर उस पब में आया करता था, इसलिए उसके लिए उस पब में एक निजी कमरा अलग रखा गया था। मैं कोई परेशानी नहीं करूंगा, कहकर आदित्य उस कमरे में चला गया। तभी कुछ और बदमाश उनके पास आने लगे, जो आदित्य के आसपास इकट्ठे हो गए। क्या कहा?
हमें बाहर चले जाना चाहिए। ये कौन सा इलाका है, तुम्हें पता है? तुम्हें कौन बनाता है कि तुम हमें बाहर जाने को कहो? गंजे बदमाश रॉकी ने आदित्य की ओर मुंह फेरकर मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूं और बस यूं ही मेरे साथ दिक्कत कर रहे हो। बाद में तुम्हें बहुत मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। आदित्य का परिवार मुंबई में पीढ़ियों से अपनी पकड़ बनाए हुए है, चाहे राजनीति हो या फिल्म इंडस्ट्री। आदित्य के परिवार के लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन भले ही उनका दबदबा मुंबई में पीढ़ियों से रहा हो, सूर्या के आरएसपी ग्रुप के सामने वे कुछ भी नहीं हैं। ये बदमाश नहीं जानते थे कि इनके सामने खड़ा आदित्य आरएसपी ग्रुप के एकमात्र वारिस सूर्या का रिश्तेदार है। आदित्य उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वे समझ लें कि तमिलनाडु में उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत किसी में नहीं है। रॉकी गंजे बदमाश को यह सोचकर गुस्सा आया कि कोई उसके सामने बहस कर रहा है। देखने में तो यह बच्चा जैसा लगता है, पर इसमें हिम्मत कहां से आई, उसने मन ही मन सोचा। तभी आदित्य के पास खड़ा धरनी आगे बढ़ा और बोला, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें पता है कि आदित्य वर्मा कौन है? मुंबई में रहने वाले वर्मा परिवार के बारे में तुमने कभी सुना है क्या? रॉकी गंजे बदमाश ने आदित्य वर्मा परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था, न यहां और न वहां। क्या आदित्य वर्मा परिवार के बारे में तुम्हें किसी को भी पता था? अगर पता होता तो तुम इतने लोगों को इकट्ठा करके यहां आकर कोई मुसीबत खड़ी नहीं करते। धरनी ने वहीं खड़े गंजे बदमाश रॉकी और उसकी टोली की तरफ मजाकिया अंदाज में कहा। रॉकी ने आदित्य वर्मा परिवार का नाम सुना तो था, लेकिन धरनी की बात सुनकर उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह और उसकी टोली अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अचानक रॉकी के दिमाग में हलचल मच गई। धरनी की बातें सुनकर उसे लगा कि आदित्य जो उसके सामने बैठा है वास्तव में किसी बहुत बड़े और ताकतवर परिवार से आता है। फिर भी सूर्या के सामने वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। सूर्या या आदित्य, असल में कौन ज्यादा ताकतवर है? यह सवाल रॉकी के दिमाग में घूम रहा था कि अभी उन्हें किसके खिलाफ लड़ना चाहिए। उसी समय सूर्या प्रीति को लेकर तेजी से सिनेका के पास पहुंच गया। प्रीति, मैंने कहा ना, सिनेका के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस फिक्र को देखकर ही परेशान हो जाता हूं। मुझे हमेशा वही प्रीति चाहिए जो खुश रहती है। तुम्हारे चेहरे पर वो छोटी सी मुस्कान देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सूर्या ने यह कहते हुए प्रीति का हाथ मजबूती से पकड़ा और दूसरी हाथ से कार का स्टीयरिंग व्हील थाम लिया। सूर्या की बातों पर विश्वास रखने वाली प्रीति अब शांति से कार में बैठी रही। प्रीति सीट की ओर झुकी। तभी उस ग्लोबल पब में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी महेश्वरन के एक आदमी ने सूर्या को भेज दी। सिनेका की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद सूर्या ने धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए कहा कि अब सिनेका को कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे बॉस कौन है, सबको बता दो, हम सीधे उनसे बात करेंगे। धरनी ने गंजे बदमाश रॉकी की ओर देखकर गंभीर लहजे में कहा। रॉकी को नहीं पता था कि अब क्या बोलना चाहिए, इसलिए वह धीरे धीरे पीछे हटकर महेश्वरन को कॉल करने लगा। क्या कहा? फिर से दोहरा। वह मुंबई के वर्मा परिवार से है क्या? महेश्वरन ने तभी आदित्य के परिवार के बारे में जाना। इतने दिन तक वह उसे सिर्फ आदित्य के नाम से जानता था। आदित्य वर्मा नाम और उसकी पूरी पहचान उसे नहीं पता थी। महेश्वरन की नीति यह थी कि अगर कोई परिवार जो राजनीतिक और आर्थिक ताकत में मजबूत हो के खिलाफ खड़ा हो तो उस पक्ष के सामने झुक जाना ही बेहतर है। लेकिन आज सब कुछ बेकार साबित हुआ। अब क्या करना चाहिए? उसे ऐसे ही छोड़ दें? गंजे बदमाश रॉकी की आवाज सुनकर महेश्वरन ने खुद से यह निर्णय लिया, जब तक मैं कहूं कुछ भी मत करो। अब तक हमने काफी किया, वहीं रुको और मेरी बात का इंतजार करो। महेश्वरन ने चौंकते हुए कहा। यह उसके लिए बड़ी सिरदर्द वाली स्थिति बन गई थी। इतना बड़ा और ताकतवर वर्मा परिवार भी कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह सूर्या के सामने भी कोई टिक नहीं सकता। इस मुश्किल हालात में फंसे महेश्वरन को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फौरन उसने अपना फोन उठाया और उस व्यक्ति को बुलाया जिसने उसे यहां भेजा था, सूर्या के अधीन काम करने वाले काली को। काली ने फोन पर महेश्वरन से पूछा कि सिनेका अब कैसी है, वहां सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं? अरे यार, बड़ी मुश्किल में फंस गया। अब तो मैं भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो वह ठीक है, बस यही पता है। महेश्वरन ने अपनी नीति को याद करते हुए हंस दिया। महेश्वरन की यह बात सुनकर काली और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। सूर्या ने वह लड़की तो बचा ही लिया, पर पता है किससे बचाई? मुंबई में रहने वाले बड़े वर्मा परिवार में से एक आदमी से। महेश्वरन थकान भरे लहजे में बोला। महेश्वरन की यह बात सुनकर काली भी हंस पड़ा।
तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने ताकतवर कि मेरे खिलाफ खड़े हो, फिर भी जब मैं सोचता हूं कि तुम वर्मा परिवार को देखकर डरते हो, हंसने का मन ही कर रहा है। इस तरह छाया जैसी दुनिया के दादा कहलाने वाले काली ने हंसी रोक नहीं पाए। काली ने यह सुनकर भी सामान्य सा व्यवहार बनाए रखा, जैसे यह सब आम बात हो। महेश्वरन चकित खड़ा रह गया। काली इतनी निर्भीकता से क्यों बात कर रहा है? क्या उसे वर्मा परिवार देखकर कोई डर नहीं लगता? भले ही काली और महेश्वरन व्यावसायिक रूप से विरोधी हों, अगर दोनों मिलकर वर्मा परिवार के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उनके लिए यह जगह भी सुरक्षित नहीं रहेगी। महेश्वरन, अगर आगे वर्मा परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे साथ कोई समस्या खड़ी करे, तो उन्हें तुम्हारे लिए रोकने के कई तरीके मेरे पास हैं। लेकिन अगर तुम सूर्या के सामने खड़े हो गए, तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। छाया जैसी दुनिया के दादा कहलाने वाले काली की बात में कुछ अलग सा असर महेश्वरन ने महसूस किया। काली की बातों से महेश्वरन ने यह समझ लिया कि सूर्या साधारण इंसान नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ सच पता है और मुझे उससे कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। क्या आप मुझे छुपा रहे हैं? ये सूर्या कौन है? वह कहां से आया? मुझे सीधे साफ बता दो। अब तक महेश्वरन ने सूर्या की पृष्ठभूमि को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब वह सूर्या के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहता था, क्योंकि जिन लोगों के सामने वह खड़ा होने वाला है वे साधारण इंसान नहीं हैं। सूर्या के बारे में कुछ भी जाने बिना महेश्वरन समझ नहीं पा रहा था कि वह वर्मा परिवार के खिलाफ कैसे खड़ा होगा। तुम खुद सुनो, सूर्या वहीं आया हुआ है। काली ने बस एक ही शब्द में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सूर्या पहले ही काली को चेतावनी दे चुका था कि बाहर यह मत बताना कि वह कौन है। काली भले ही बड़ा दादा हो, लेकिन सूर्या की चेतावनी को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सका। गुस्से में महेश्वरन ने फोन काट दिया। अब वह जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़ा था। सूर्या की मदद करनी है या वर्मा परिवार का साथ देना है? अगर सही पक्ष चुना तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन अगर उसने गलत पक्ष चुना तो निश्चित रूप से मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचने के बाद महेश्वरन ने अंततः सूर्या को ही चुना। उसी समय सूर्या और प्रीति ग्लोबल पब की ओर बढ़ रहे थे। इतनी दूर है सूर्या? प्रीति की आवाज में थकान झलक रही थी। प्रीति, बस थोड़ा और, हम वहां पहुंच जाएंगे। तुम थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम कर लो, सूर्या ने कहा। और जैसे ही उसे पता चला कि वहां कोई और समस्या हो रही है, उसने तुरंत गाड़ी की गति बढ़ा दी और ग्लोबल पब की ओर दौड़ा दिया। उसी समय आदित्य सोफे पर पैर पैर पर रखकर बैठा था, मुंह में सिगरेट लेकर पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था, और उसकी तरफ ही धरनी अपने हाथ पीछे बांधे शांत भाव से खड़ा था। अरे गंजे, बाहर गया तुम्हारा बॉस आ गया, देख लो, आदित्य ने सिगरेट उड़ाते हुए पूछा। सिनेका उसके पास ही थी और उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। सिगरेट उड़ाते हुए आदित्य की एक नजर सिनेका पर पड़ी तो उसने उसे झटका देते हुए अपनी ओर घुमा लिया। फोन पर बात खत्म करने के बाद महेश्वरन अंदर आया और वहां मौजूद सभी लोग तेजी से उसके पीछे खड़े हो गए। प्रीति, तुम्हें कुछ नहीं होगा, महेश्वरन ने सिनेका की ओर मुड़कर कहा। अरे सीना, ठीक है, वह पहले अपनी फिक्र अपनी बारे में करो। कल तक तुम जिंदा रहोगी या नहीं, ये देखेंगे। दरअसल आदित्य की गलती को थोड़ी देर पहले जेल चूंकि धरनी ने खुशी खुशी महेश्वरन को धमकाया। अरे मूर्खों, समझो, मैं यहां मरने वाला नहीं हूं। तुमने बिना यह जाने कि यह लड़की कौन है हाथ उठाया। जब तुम्हारा बॉस आएगा तो तुम सब खाली हो जाओगे। महेश्वरन आदित्य और धरनी को देखकर हंसा। तुम्हारा बॉस कौन है? आदित्य के अलावा क्या कोई बड़ा है? धरनी गुस्से में झूम उठा। ये सब सुनते हुए आदित्य ने मजाक में हंसी। तुमने पूछा कि हमारा बॉस कौन है? मैं तो सिर्फ उन लोगों का बॉस हूं जो यहाँ है, लेकिन हमारे ऊपर भी एक बॉस है। उसे देखोगे तो तुम इस तरह बैठकर रह नहीं पाओगे, महेश्वरन ने फिर दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। तभी प्रीति और सूर्या अंदर आए और वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे खड़े हो गए। उनके अपने लोग भी सूर्या को देखकर कांप रहे थे। यह देखकर आदित्य हैरान रह गया और उसका मुंह खुला रह गया। इतना हैरानी में कि वह बिना जाने उसके मुंह से निकली सिगरेट अपने आप नीचे गिर गई। सिनेका अब समझ गई कि हर बार जब वह इस तरह की मुश्किल में फंसता है, सूर्या ही उसे बचाने आता है। सिनेका को अब पछतावा हुआ कि पहले उसने सूर्या की अहमियत नहीं समझी और उसे बहुत ही कठोरता से ट्रीट किया। एक तरफ सिनेका को अफसोस था, वहीं दूसरी ओर सूर्या को देखकर बड़े बड़े दिग्गज लोग डर रहे थे, जिसने सूर्या के प्रति उसके संदेह को और बढ़ा दिया। असल में यह सूर्या कौन है? वह मुझसे कुछ बड़ा छुपा रहा है, सिनेका थोड़ी शंका में सोचने लगी। तभी प्रीति तेजी से दौड़ती हुई सिनेका के पास आई। सिनेका, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं?
प्रीति सिनेका की नाक से बह रहे खून को देखकर हक्का बक्का रह गई। प्रीति, ये कुछ खास दर्द वाली बात नहीं है, सिर्फ छोटी सी चोट है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सिनेका ने मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखा। लेकिन जो भी हो, इस तरह की खतरनाक स्थिति में चोट लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर सूर्या ने महेश्वरण को ही बुलाया होता और बाकी को नहीं, तो इस समय सिनेका अब बिल्कुल बेबस सी थी। महेश्वरण ने वहां आए सूर्या को देखकर सलाम किया, लेकिन सूर्या ने सोचा कि बाकी लोग इसे न देखें, इसलिए उसने इशारे से महेश्वरण का हाथ नीचे करने को कहा। तभी प्रीति ने खड़ी रहकर सिनेका से पूछा, सिनेका, क्या इसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? महेश्वरण को छुपाते हुए उसने यह सवाल पूछा। प्रीति ने सोचा कि महेश्वरण शायद उसी तरह सिनेका के सामने व्यवहार कर रहा होगा जैसे पहले गोल्डन क्लब में किया था। यह सुनकर महेश्वरण ने कहा, मैडम, यह सब गलत है, और कहते कहते उसका चेहरा मासूम सा दिखने लगा। प्रीति वही है जिसने तुम्हारी मदद की। सिनेका की यह बात सुनते ही प्रीति पूरी तरह उलझन में पड़ गई। वह सोच रही थी कि यह आदमी सिनेका की मदद कैसे कर सकता है। ओवरनाइट हीरो स्नेहा को महेश्वरण ने ही बचाया था। यह बात जैसे ही प्रीति को पता चला, वो कुछ क्षणों तक सदमे में खड़ी रही। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा है। वो बार बार स्नेहा की तरफ देखती रही। स्नेहा, क्या कह रही हो तुम? इसी ने तुम्हें बचाया? तुम्हें पक्का यकीन है? सच सच बता, प्रीति ने हैरानी से पूछा। स्नेहा ने थक कर कहा, हाँ डियर। कितनी बार पूछेगी? महेश्वरण ही था जिसने मुझे बचाया। उसने समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। जवाब खोजते हुए उसने एक नजर अपने पास चुपचाप खड़े सूर्या पर डाली। नहीं, स्नेहा को महेश्वरण ने बचाया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रीति के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे सिर्फ सूर्या ही हो सकता है। सूर्या के अलावा किसी और पर उसका भरोसा ही नहीं गया। तभी महेश्वरण हल्का सा हंसा और बोला, एक्चुअल में सूर्या और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना सूर्या? हाँ मिस्टर सूर्या। महेश्वरण के ये कहते ही प्रीति का शक और भी गहरा गया। सूर्या और महेश्वरण दोस्त? ये कैसे हो सकता है? प्रीति के मन में ढेरों सवाल उठने लगे। सूर्या उससे क्यों बात करेगा? गोल्डन क्लब में जब वही आदमी उसके लिए मुसीबत बना था, तब सूर्या ने तो उसे, वो सोचती रह गई, सूर्या ने तो उसे बुरी तरह पीट दिया था, फिर ये दोस्ती कब से? लेकिन महेश्वरण की बातों में उसका डर साफ झलक रहा था। पहले सूर्या कहकर फिर जल्दी से खुद को सुधारते हुए, मिस्टर सूर्या बोलना। इससे प्रीति को यकीन हो गया कि ये दोनों दोस्त कभी नहीं हो सकते। उसी समय सूर्या ने बात मोड़ते हुए कहा, प्रीति, पहले स्नेहा को हॉस्पिटल ले चलते हैं, उसके पूरे शरीर पर चोटें हैं, ये बातें करने का ये सही वक्त नहीं है। सूर्या उसे जानबूझकर दूसरी दिशा में ले जा रहा था, पर प्रीति के मन में एक ही बात घूम रही थी, आपस में क्या चल रहा है? सूर्या और महेश्वरण के बीच असल में हुआ क्या है? लेकिन ये सब यहीं रुक जाना चाहिए। ये सोचकर सूर्या ने तुरंत बातचीत का रुख बदल दिया। ठीक है, ये सब बाद में देख लेंगे, पहले स्नेहा को हॉस्पिटल ले चलते हैं। कहते हुए प्रीति ने स्नेहा का हाथ थामा और उसे सहारा देते हुए कार की तरफ ले गई। लेकिन जाने से पहले स्नेहा एक बार मुड़कर सूर्या को देखने लगी। शायद वो उम्मीद कर रही थी कि सूर्या एक शब्द तो बोलेगा, कम से कम ये तो बताएगा कि उसे वहीं बचाने आया था। पर सूर्या हमेशा की तरह चुप, बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने न कुछ कहा, न कोई इशारा दिया, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। प्रीति और स्नेहा जैसे ही वहां से रवाना हुई, महेश्वरण ने लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने माथे पर जमा पसीना पोंछा और बोला, सूर्या सर, आप हमें ढूंढते हुए यहाँ आए, लगता है हमने सच में कुछ पुण्य किया है। हमें ही होना चाहिए सर, और आपने इतना भरोसा करके ये काम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। महेश्वरण डर के साथ मुस्कुरा दिया। उसे ये तो पता नहीं था कि सूर्या असल में कौन है, लेकिन एक बात साफ थी, जब काली जैसे बड़े डॉन उसके सामने झुककर काम करने को तैयार हो सकते हैं, तो सूर्या बिल्कुल भी आम आदमी नहीं हो सकता। सूर्या ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, आगे कभी तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। तुमने जो मदद की है उसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। सूर्या की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। सम्मान और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे, और उनके सिर उठाने से पहले ही सूर्या वहां से जा चुका था। स्नेहा को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसकी देखभाल के लिए प्रीति वहीं रुक गई, इसलिए स्नेहा को प्रीति के पास छोड़कर सूर्या अकेले ही घर लौट गया। अस्पताल के बेड पर लेटी स्नेहा ने एक लंबी राहत भरी सांस ली, फिर प्रीति की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, ये सूर्या असल में कौन है, क्या तुम्हें पता है? प्रीति तुरंत चौंक गई।
क्यों? क्या हुआ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? पहले जब भी स्नेहा ने सूर्या को देखा था वो उसे एक साधारण मासूम लड़का ही लगता था, पर अब प्रीति के सामने जो खड़ा था वो बिल्कुल अलग इंसान दिखाई दिया। स्नेहा को हमेशा लगता था कि शादी करके लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन अब जो सूर्या उसके सामने था वो उस पुराने सूर्या जैसा बिल्कुल नहीं था। हर दिन कुछ न कुछ नया, कुछ ऐसा जो उसे चौंका दे। स्नेहा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा बदल गया है। स्नेहा ने धीरे से कहा, प्रीति, लगता है पहले मैंने सूर्या के बारे में तुमसे गलत ही कहा था। इतना सुनते ही प्रीति ने झट से अस्पताल के बेड पर अपना सिर टेका और बोली, चुप, पहले मेरी बात पूरी सुन। पहले जो सूर्या था ना वो किसी की मदद करने लायक ही नहीं था। मैंने ही कहा था ना, उसमें हिम्मत जैसी चीज थी ही नहीं। वो तुम्हारी ठीक से रक्षा भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब उसने गहरी सांस ली। अब उसके अंदर कुछ तो खास है। पहले वाले सूर्या से बिल्कुल अलग। अब वो पहले से कहीं ज्यादा बहादुर हो गया है। ये कहते हुए स्नेहा के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। अचानक उसे प्रताप की याद आ गई। वो हमेशा सूर्या से ज्यादा प्रताप को महान मानकर ही बातें करती थी, लेकिन आज जो हुआ वो उसके लिए एक बड़ी सीख बन गया। जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर किसी इंसान का चरित्र तय नहीं करना चाहिए। असल पहचान तो तब होती है जब हम किसी मुश्किल में फंसते हैं और उस समय जो हमारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा इंसान होता है। अब तक अपनी जिंदगी में स्नेहा ने प्रताप जैसा भरोसा किसी और पर नहीं किया था, लेकिन आज की घटना ने सब बदल दिया। जब वो सबसे बुरी हालत में थी, जब उसे लगा कि अब कोई नहीं बचेगा, प्रताप उसे बचाने तो दूर, पीछे मुड़कर देखने तक नहीं रुका। उसे वहीं छोड़कर चला गया जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। और जिस सूर्या पर स्नेहा ने कभी भरोसा नहीं किया, जिसे उसने इंसान मानकर भी सम्मान नहीं दिया, उसी सूर्या ने उसे सिर्फ एक बार नहीं, दो बार मौत से बचाया। ये सोचकर उसके दिल में मिश्रित दर्द और पछतावा उठने लगा। प्रीति घबरा गई और बोली, स्नेहा, अचानक क्या हो गया? तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? उसने जल्दी से स्नेहा को दी गई दवाइयों को देखा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। जो स्नेहा हमेशा सूर्या को डांट कर ही बात करती थी वही आज उसकी तारीफें कर रही है। प्रीति ने घबराकर सोचा, कहीं गलत दवा तो नहीं खा ली, इसीलिए उल्टा पुल्टा बोल रही है क्या? वो एक बार फिर प्रिस्क्रिप्शन हाथ में लेकर दवाइयों को ध्यान से चेक करने लगी। प्रीति को दवाइयां उलट पुलट कर देखते देख स्नेहा हल्के से हंस पड़ी और बोली, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। प्रीति भी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, अब जाकर तुझे सूर्या के बारे में सच समझ में आया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। आगे आगे तुझे खुद ही पता चलेगा कि सूर्या कितना अच्छा इंसान है। स्नेहा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप प्रीति को देखती रही। उसके अंदर एक हल्की सी जलन उठी। उसे लगा जैसे प्रीति को वही इंसान मिला है जो उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार करता है। वो चाहती थी कि उसे भी ऐसा कोई मिले जो दिल से उसके लिए खड़ा रहे। प्रीति हंसते हुए बोली, स्नेहा, अब तुम्हारी भी उम्र हो रही है, तुम्हें भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। मेरी शादी में तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया था, अब मेरी बारी है। मैं भी तुम्हारी शादी में ढेर सारी जिम्मेदारियां लेना चाहती हूँ। हाँ, प्रीति ने फिर जोर देकर कहा कि स्नेहा को अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। स्नेहा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे किस बात की जल्दी है, अभी बहुत टाइम है। पहले तुम मम्मी बन जाओ, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगी। ये कहते हुए उसने प्रीति को आंख मारी। इतना सुनते ही प्रीति का चेहरा लाल लाल होकर खिल उठा, पूरी तरह शर्म से भर गया। सूर्या के साथ उसने अब तक सिर्फ एक किस साझा की थी, वो भी पहल उसने ही की थी। 3 साल बाद उसने अपनी पहली किस दी थी और अब स्नेहा उसे बच्चे की बात सुना रही है। बच्चे? उसने तो उसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। अगली सुबह सूर्या प्रीति और स्नेहा के लिए खाना लेकर अस्पताल पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब लगा। लोग उसका पीछा करते हुए देख रहे थे, कुछ तो उंगली उठाकर उसे पहचान भी रहे थे। 2-3 नर्सें तो उसे देखते ही शर्म से मुस्कुराने लगी। सूर्या हैरान हो गया, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? सोचते हुए उसने अपने गाल छू कर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उलझन में वो स्नेहा के कमरे की तरफ चला गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा प्रीति अपने फोन में कुछ दिखाते हुए स्नेहा के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी। सूर्या को समझ नहीं आया कि ये दोनों इतनी क्यों हंस रही हैं। वह धीरे धीरे प्रीति के फोन की तरफ झुककर झांकने लगा। उसे आते देख स्नेहा उठकर बोली, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, और खाना खाने की तैयारी में वॉशरूम चली गई। सूर्या को जिज्ञासा हुई, प्रीति फोन में क्या देख रही है? वह फिर हल्का सा आगे बढ़कर स्क्रीन देख रहा था और तभी उसकी आंखें फैल गईं। प्रीति के फोन में कल रात भरत के इंस्टाग्राम लाइव की क्लिप चल रही थी। पूरा इंटरनेट रातों रात सूर्या को वायरल बना चुका था।
सूर्या के पियानो बजाने वाला वीडियो और फिर भरत के गुंडों को धूल चटाने वाला वीडियो, दोनों बिजली की वेकम से फैल रहे थे। लगभग हर किसी ने वो वीडियो देख लिया था। सैकड़ों कमेंट्स में लोग उसे यंग माएस्ट्रो कह रहे थे और कुछ लोग तो उसे गुंडों को पलटकर फेंकने के लिए प्यार से बॉस तक बुला रहे थे। लोग उसे बॉस बुला रहे थे, यंग माएस्ट्रो कहकर तारीफ कर रहे थे। सूर्या की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया था। दर्जनों बॉडीगार्ड्स को एक ही इंसान ने नीचे गिरा दिया। इस बात पर इंटरनेट दंग रह गया। अब तो अचानक सूर्या के सपोर्ट में लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। कुछ लड़कियां तो कमेंट में पूछ रही थीं, सूर्या से शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और कुछ तो सीधे सीधे लिख रही थीं, अगर प्रीति नहीं चाहती तो मैं कर लूंगी उससे शादी, वो रोज मेरे लिए पियानो बजाएगा। ये पढ़कर प्रीति के भीतर हल्की सी जलन उठी। वो सारी कमेंट्स पढ़ते पढ़ते धीरे से पीछे मुड़ी और उसके पीछे चुपचाप खड़े सूर्या की ओर गुस्सा और अधिकार से भरी नजरों से देखा। सूर्या ने दोनों हाथ उठाकर इशारा किया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं कसम खाता हूं। लेकिन प्रीति अभी भी गुस्से में थी। वह एक झटके में आगे बढ़ी और सूर्या की कमर को छुटकी काटी। सूर्या दर्द से आह करके चिल्लाने ही वाला था कि प्रीति ने तुरंत उसके गाल पर एक तेज किस जड़ दी ताकि उसकी चीख दब जाए। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। स्नेहा बाहर आई। प्रीति फटाफट सूर्या से दूर हट गई। स्नेहा दोनों को देखकर शरारती अंदाज में बोली, क्या हो रहा है यहाँ? ये मरीज का कमरा है या रोमांस जॉन? प्रीति झेंप कर बोली, कुछ नहीं। उधर उसी समय इंटरनेट पर वायरल हो रहे सूर्या के वीडियो को प्रीति की मां वनीता और उसकी मौसी सुंदरी भी देख रही थीं। ये वीडियो देखकर, जिसमें सूर्या को एक बड़े हीरो की तरह दिखाया गया था, वे दोनों बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थीं। उन्हें तो ये तक पता नहीं था कि सूर्या अभी जिंदा है या फिर मर चुका है। आखिरी बार उन्हें बस इतना ही पता था कि बड़ा डॉन काली वहां आया था। उसके बाद क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। प्रीति की मां वनीता और मौसी सुंदरी, दोनों को काली कौन है यह भी नहीं पता। लेकिन सुंदरी का बेटा मनोहर, जो सालों से छोटे मोटे गुंडागिरी के कामों में पड़कर घूमता रहा है, उसने काली के बारे में कई बार सुना है। जब भी पैसों की कमी होती, मनोहर कुछ दिनों के लिए किसी गिरोह के लिए आदमी सप्लाई करने या छोटे मोटे काम करने चला जाता था। इसी तरह काम करते हुए एक बार उसे पता चला था कि जिन बॉसों में से एक के लिए वह काम करता है, वह असल में काली के अंडर काम करने वाला आदमी था। वह उस आदमी के जरिए निजल दुनिया के डॉन काली के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। तभी से मनोहर ने काली को अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर दिया था। उसे भरोसा था कि एक दिन वह भी काली की तरह बड़ा नाम बनेगा। इसीलिए जब उसने स्क्रीन पर असली अंडरवर्ल्ड डॉन काली को देखा तो उसने तुरंत सोच लिया, सूर्या किसी भी हाल में जिंदा बाहर नहीं आया होगा। काली जैसा बेरहम इंसान अभी तक तो सूर्या को यातना देकर खत्म कर चुका होगा, यही मनोहर का मानना था। मनोहर इतनी यकीन से बोल रहा था कि उसकी बात सुनकर वनीता और सुंदरी दोनों की रुकी हुई सांस जैसे वापस आई। पर वनीता के मन में एक और बड़ा सवाल उठ गया, अगर सूर्या वाकई मर चुका है तो फिर प्रीति परत के चंगुल से कैसे बची? देख वनीता, ज्यादा दिमाग लगाकर खुद को परेशान मत कर। तुझे भी पता है भरत कोई साधारण आदमी नहीं है। उसका गुस्सा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन असल में बड़ा चालू लड़का है। तेरी बेटी का अच्छे से ही ख्याल रखेगा। बस तू उसे सूर्या की तरह बुरा भला बोलकर मत, संभालना, ठीक से पेश आना। कहकर सुंदरी ने वनीता को शांत करने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर वनीता ने पहले सूर्या को जैसे नीचा दिखाया था वैसे ही भरत को भी ट्रीट किया तो कहीं वह नाराज होकर पैसे देना ही बंद न कर दे। सुंदरी के लिए तो भरत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, और जब तक उससे सोने के अंडे मिल रहे हैं उसे हर हाल में संभाल कर रखना ही होगा। अन्नी, आप टेंशन मत लीजिए। अगर किस्मत से मैं भरत की सास बन गई तो यकीन मानिए भरत को मैं अपने बेटे की तरह ही रखूंगी। वनीता के चेहरे पर अब पूरी तरह उत्साह छलक रहा था। ऊटी में सबसे बड़ा अमीर लड़का अगर उसका दामाद बनने जा रहा है तो ये बात पड़ोसियों और उसकी सहेलियों को पता चलेगी तो उनके चेहरों पर जलन से पड़ेगा ही पड़ेगा। यही सोचकर वनीता अंदर ही अंदर खिल उठी। अब कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि मेरी बेटी का होने वाला पति किसी काम का नहीं। ये सोचते ही उसे और भी खुशी। वनीता जो जो बोल रही थी उसे सुनकर सिर हिलाते हुए सुंदरी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, वनीता, आखिरी में तूने बोला था ना उस 50 करोड़ में से 10 करोड़ मुझे देगी, वो बात सच है ना? इस पर वनीता ने तुरंत जवाब दिया, पक्की बात है अन्नी, मैं कृतज्ञ नहीं हूं। बस भरत मेरा दामाद बन जाए तो 10 करोड़ क्या, उससे भी ज्यादा मैं आपको दे दूंगी। मेरा दामाद कोई मामूली लड़का नहीं,
पूरा करोड़ों का मालिक है। कहते हुए वनीता जोर से हंस पड़ी। हा हा हा। अच्छा वनीता, सुंदरी भी जोश में बोल पड़ी, अगर तू अमीर लड़के की सास बन गई तो हमें, मुझे और मेरे बेटे को भूल मत जाना, वरना जब मेरे बेटे की शादी होगी तुझे ढूंढकर पत्रिका पकड़ाने में ही दिक्कत हो जाएगी। सुंदरी मजाक में बोल रही थी, पर उसके चेहरे पर उम्मीद साफ झलक रही थी। उसी समय किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। वनीता ने दरवाजा खोला और सामने खड़े व्यक्ति को देखते ही वह सन्न रह गई।